नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का करियर पथ आईएएस पर। आज मैं आपके लिए यूपीएससी 2019 के सीसैट पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं। जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आप नीचे दिए गए नीचे नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उन नंबर्स पे सीसैट लिखकर भेज दीजिए, हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। उस ग्रुप में आपको हर रोज कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन या पेपर्स आए हुए हैं यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस में जो सीसैट के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, बहुत देरी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाँ, पहला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी सम्मेलन में 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें से 70 भारतीय है। यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उसके नीचे दो कथन और दिए हुए हैं, आपको बताना है इन दोनों कथन में से कौन सी बात सही है। अगर केवल पहला सही होगा तो ऑप्शन नंबर 1 लगाओगे, केवल दूसरा सही होगा तो ऑप्शन नंबर 2 लगाओगे, दोनों सही होंगे तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर दोगे, अगर दोनों सही नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं सवाल को एक बार इलेबोरेट कर देता हूं कि बेसिकली सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कहना चाह रहा है बेटा कि 100 लोग हैं जिन्होंने एक पार्टी में हिस्सा लिया है, या मैं कह सकता हूं सम्मेलन में भाग लिया है, और इस सम्मेलन में जिन 100 लोगों ने भाग लिया है इन 100 में से 70 जो हैं बेटा वो भारतीय हैं। ठीक है, 100 में से 70 लोग भारतीय हैं। अच्छा, इतना बताएगा, इसके बाद कुछ और बातें भी कही गई और बोला गया कि 100 में से 60 लोग जो हैं, 60 लोग जो हैं बेटा वो शाकाहारी है, मतलब वेजिटेरियन है। और अच्छा मुझे बताओ, 100 में से अगर 60 वेजिटेरियन होंगे तो बाकी के 40 कैसे होंगे? नॉन वेजिटेरियन होंगे भाई, सीधी सी बात है ना। बाकी के 40 कैसे होंगे? नॉन वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें सवाल के अंदर दी गई है। अच्छा, अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं तो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं। कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। और सवाल कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आओ चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पहले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सवाल ने देखो एक बात हमसे कही है, कम से कम की बात करी है। कम से कम 30 लोग जो हैं वो शाकाहारी होने चाहिए और भारतीय होने चाहिए। मुझे बताओ, पहली चीज तो भारतीय मेरे पास कितने हैं? 70 है। इन 70 में से 30 शाकाहारी है कम से कम, इसकी बात कर रहा है। आप एक काम करो, नंबर छोड़ दो, जो 30 लिखा ना 30, उस 30 को छोड़ दो। आप ये पढ़ो कि कम से कम शाकाहारी भारतीय। अगर आप बताओ कम से कम शाकाहारी चाहिए मतलब मांसाहारी ज्यादा होने चाहिए, ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको कम से कम शाकाहारी चाहिए बेटा, इसका मतलब जो मांसाहारी होंगे वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। आप बताओ मांसाहारी मेरे पास कुल कितने लोग हैं? 40। मैं कह देता हूं कि जो 70 हैं उसमें से टोटल मैक्स टू मैक्स 40 ही मांसाहारी हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमने ये ले लिया कि 40 के 40 मांसाहारी ले लिए। अगर आपने 40 के 40 मांसाहारी ले लिए, मैक्स टू मैक्स मांसाहारी ले लिए, आपको करना है 70 लोग। तो 70 लोगों को करने के लिए 40 में कितने और लोग बढ़ाने पड़ेंगे? 30 लोग बढ़ाने पड़ेंगे। और ये 30 लोग कौन से होने चाहिए बेटा? शाकाहारी होंगे, कंफर्म है। इससे अलावा नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि मुझे बताओ 40 आपने मैक्सिमम मांसाहारी लिया है। अगर आपने नॉन वेजिटेरियन लोगों को 40 के 40 पूरे के पूरे ले लिए हैं तो अब यहां से तो आ नहीं सकते। इसका मतलब जो 30 लोग आएंगे वो कहां से आएंगे बेटा? यहां से आएंगे। और कम से कम 30 लोग शाकाहारी हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि कम से कम 30 भारतीय शाकाहारी है। पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करूं तो स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। कम से कम 10 मांसाहारी। आप समझो बेटा, मैंने कहा ना नंबर को छोड़ दो, आप पढ़ो कम से कम भारतीय मांसाहारी हो। अगर कम से कम भारतीय मांसाहारी होंगे मतलब शाकाहारी मैक्सिमम होंगे, तो हमने शाकाहारी पूरे के पूरे ले लिए। मैंने कहा 60 के 60 शाकाहारी ले लो। अगर 60 के 60 तुमने शाकाहारी ले लिए तो अब लोग कौन से बचे? मांसाहारी। और आपको करने कुल मिला के 70 लोग हैं।
तो 70 लोगों को करने के लिए आपको 10 लोग और जोड़ने पड़ेंगे, जो कि कैसे होंगे बेटे, नॉन वेजिटेरियन होंगे। और कम से कम नॉनवेज जो लोग होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। हम ऑप्शन लगाएंगे बोथ ट्रू। बोथ ट्रू का मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सवाल का उत्तर है। ठीक है, देखो ये यूपीएससी प्री 2019 का पेपर है, उसी पेपर के क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बहुत टफ नहीं होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग या लॉजिक चल रहा होता है। अगर थोड़ा सा दिमाग या लॉजिक चलाओगे तो क्वेश्चंस के जवाब बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर 3 नगर है, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूं बेटा, ये मैंने कहा पी है और ये क्यू है, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ऐसे मान लिया हमने। अच्छा, फिर सवाल कह रहा है बेटा जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। अच्छा मुझे बताओ पी और क्यू के बारे में बताया गया कि पी किधर है और क्यू किधर है? नहीं बताया गया ना, हमने अपनी मर्जी से ही मान लिया है। फिर सवाल ने कहा आर जो है वो पी से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, पर मुझे बताओ आर किधर है? पी से 80 किलोमीटर दूर तो है, पर आर है कहां, पता ही नहीं है। इसका मतलब जब तक आपको डायरेक्शन पता नहीं होंगी तब तक आप ये दूरियां नहीं बना पाओगे। जब तक आपको डायरेक्शंस नहीं पता हो जाती हैं तो दूरियां नहीं बना पाएंगे। और अब अगर मैं सवाल को आगे पढ़ूं तो सवाल में डायरेक्शंस दिए हुए हैं। सवाल में लिखा हुआ है जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, बढ़िया। क्यू पी के पश्चिम में है, देखो बेटा क्या लिखा है, क्यू पी के पश्चिम में है। और आपको मुझे बताओ डायरेक्शंस पता है कि नहीं पता है? ये होता है हमारा ईस्ट, राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट में होता है वेस्ट, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ। ठीक है, सवाल कह रहा है क्यू पी के पश्चिम में है, तो बेटा पी अगर मैंने मान लिया यहां पर है तो क्यू इसके पश्चिम में होगा इस जगह पर, और कितना दूरी पर होगा, 60 किलोमीटर दूरी पर होगा। क्यू पी के पश्चिम में है, पी यहां पर है, इसका पश्चिम इस तरफ होगा, बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, अच्छा फिर सवाल ने कहा है आर पी के दक्षिण में है। अगर पी यहां है तो पी का दक्षिण बेटा कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। देखो जरा दक्षिण कहां जाता है, नीचे की तरफ। तो पी से नीचे की तरफ गए, यहां पे मिल गया हमें आर, और इनके बीच की दूरी बेटा 80 किलोमीटर है। ओके, अब सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने कहा बेटा क्यू और आर के बीच की दूरी बताओ। ये तो बड़ा आसान सवाल बन गया भाई, क्यू और आर के बीच की दूरी बतानी है। तो क्यू और आर के बीच की दूरी कैसे बता पाओगे? आपको अच्छी तरह पता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम होती है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्यू आर का स्क्वायर कर दो, और रेस्ट टू साइड बाकी बची दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम कर दो, स्क्वायर का योग कर दो। इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेटा देखना यहां से क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो निकल के आएगा 60 का स्क्वायर 3600, प्लस ये हो जाएगा बेटा 6400, कहीं ना कहीं 10,000 क्यू आर स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो बेटा यहां से क्यू आर का वैल्यू आ चुका है 100, क्यू आर का वैल्यू 100 आ चुका है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, पूरा बेसिक डिटेल में जा सकते हो। नहीं तो आप छोटी सी बात याद कर लो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट होता है बच्चों, 6 8 10। एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10। 6 8 10 का मतलब है ये एक ऐसे 3 नंबर है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर ये लंबाई 6 है, ये लंबाई 8 है, तो ये लंबाई पक्का 10 होगी। ये देखो 6 का मल्टीपल में है, ये 8 के मल्टीपल में है, तो ये भी 10 के मल्टीपल में होगी बेटा 100। सीधा आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ओके, उम्मीद कर रहा हूं आपको सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सवाल को ठीक से पढ़िए, क्योंकि ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना आसान आपको देखने में लग रहा है। ठीक है, आप इस सवाल को ठीक से पढ़िए, मैं एक बार पढ़ता हूं। श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। अच्छा, आपको पता है कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और उन 30 दिनों में 4 सप्ताह होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसका मतलब जो 5वां सप्ताह है या 5वां जो सोमवार है वो उन 2 दिनों में ही पड़ा होगा, है ना? पहली बात तो ये समझ आई।
कि अप्रैल में जो 5वां सोमवार होगा वो उन दो आखिरी के 2 दिन का मतलब है 29 या 30 तारीख को पड़ा होगा, ऐसे बोल सकते हो, 29 या 30 तारीख को। ओके। और दूसरे बच्चे का जो जन्म है बेटा वो नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को होता है। नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार का मतलब नवंबर में भी 30 ही दिन होते हैं, मतलब या तो 29 तारीख को बृहस्पतिवार होगा या 30 तारीख को बृहस्पतिवार होगा, ऐसे बोल सकते हो। ओके। अच्छा, फिर सवाल ने कहा है 20 दिसंबर को तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन होगा? तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन होगा जिसका जन्म 20 दिसंबर को पड़ा है? ठीक है, बहुत आसान सी बात है, देखो बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे या पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, सवाल को थोड़ा घुमाया गया है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं, आप कोशिश करना समझने की। सबसे पहले सवाल ने कहा है हमसे कि जो बच्चा नंबर 1 है, बच्चा नंबर 1, इस बच्चा नंबर 1 का जो जन्मदिन है बेटा ये अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, और 5वां सोमवार आएगा जब 4 सप्ताह पूरे हो चुके होंगे। मुझे बताओ 4 सप्ताह पूरे होने का मतलब 28 दिन पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब या तो 29 तारीख को पड़ा है उसका बर्थडे और या तो पड़ा है 30 तारीख को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 29 अप्रैल को या तो है या 30 अप्रैल को है। और जबकि सवाल ने आपसे कहा है उसका जो बर्थडे है वो मंडे को पड़ा है, उसका जो बर्थडे है वो सोमवार को पड़ा है। इसका मतलब या तो 29 अप्रैल को सोमवार है या बेटा 30 अप्रैल को सोमवार है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक दिन सोमवार है जिस दिन उसका बर्थडे है। अच्छा, आपको अभी भी कंफर्म नहीं कि उसका बर्थडे किस तारीख को था, 29 तारीख को था या 30 तारीख को था, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और आगे वाली बात कर लेते हैं, और आगे वाली बात कर लेते हैं। सवाल ने कहा है दूसरे बच्चे का जो जन्म हुआ, दूसरे बच्चे का जन्मदिन पड़ा बेटा नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को। अच्छा, नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, मतलब 4 सप्ताह पूरे हो जाएंगे तब 29 तारीख को 5वां बृहस्पतिवार पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं 29 नवंबर या 30 नवंबर, इन दोनों में से कोई एक दिन पक्का थर्सडे पड़ा होगा, इन दोनों में से कोई एक दिन पक्का थर्सडे रहा होगा, ऐसे कह सकते हो। इन दोनों में से कोई एक दिन पक्का थर्सडे रहा होगा। मैं एक काम कर लेता हूं बेटा, मैं एक काम कर लेता हूं, आप मुझे बताओ 29 अप्रैल को मैं सोमवार मान लेता हूं, मैंने मान लिया 29 अप्रैल को सोमवार है, तो मैं एक काम करता हूं 29 नवंबर का दिन मैं मान के चलता हूं, मुझे नहीं पता है। अगर ये दिन थर्सडे आ जाता है, सुनना बेटा गौर से, मैंने 29 अप्रैल को सोमवार मान लिया, 29 नवंबर का दिन हम पता करेंगे। 29 नवंबर का दिन जब मैं पता करूंगा, अगर ये दिन सवाल ने बृहस्पतिवार दिया है और मेरा भी बृहस्पतिवार आ गया, तो मैं ये मान लूंगा कि 29 अप्रैल को ही सोमवार है और इसका बर्थडे भी 29 अप्रैल को ही पड़ा है। ठीक है, ट्राई करता हूं एक बारी बच्चों। अच्छा, आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया हुआ है कि 29 अप्रैल को अगर सोमवार है तो 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा, कैसे पता करते हैं बेटा। सबसे पहली बात देखो, पहली बात क्या है कि इन दोनों में से महीना पहले कौन से आता है, अप्रैल आता है। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ऐसे लिख लिया आपने। अच्छा, उसके पीछे जा रहा है, मैं इधर से लिखता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मुझे बताओ बेटे इस तरह के सवाल करे कैसे जाते हैं। आपको पता है जब भी आपको पहले का दिन पता हो, ये वाला दिन निकालना हो, तो जो पहले महीना है उसके बचे हुए दिन लिख लो। तो अगर आपने 29 अप्रैल को लिया हुआ है तो मुझे बताओ बचे हुए दिन कितने उसमें बचे, एक बचा। इन और नवंबर लास्ट वाले की तारीख लिख लो बेटा, नवंबर की लास्ट तारीख क्या बेटा, 29 तारीख लिख लिया आपने। ठीक है, और जो बीच में महीने बचे, बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन बीच वाले महीनों के ऑड डेज लिखो। ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं 7 का रिमाइंडर, 7 का रिमाइंडर। जैसे आप कहते हो कि मई में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग करो और शेषफल कितना आया, 3, तो मई में 3 ऑड डे हो गए। जून में 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग करने पर 2, जुलाई में 3 ऑड डे, अगस्त में 3 ऑड डे, सितंबर में 2 ऑड डे और अक्टूबर में भी 3 ऑड डे। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि नवंबर में 29 लिखा है आपने, इस 29 में 7 का भाग करो और ऑड डे लिख लो, 1 ऑड डे। ठीक है, मैंने बेटा सभी को ऐड कर दिया, सभी को ऐड करा।
अगर मैं सभी को ऐड करूंगा तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 15, 15 1 16, 15 1 16। इसका मतलब 16, फिर से ऐड कर लेता हूं, 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 3 12, 2 14, 3 17, 14 3 17, 17 और 1 18, 18। अगर 18 है तो बेटा हम यहां से निकालेंगे ऑड डे, 7 का भाग करने पर शेषफल कितना आया, 4 आया। अब आप मुझे बताओ 29 अप्रैल का दिन तुम्हें पता है, 29 नवंबर का दिन तुम्हें निकालना है। तो बच्चे आप मुझे बताओ, आगे जा रहे हो, समय में आगे जाने पर प्लस कर देते हैं, समय में आगे जाने पर +4 कर दिया हमने, सोमवार में +4 करो तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसका मतलब 29 नवंबर का दिन शुक्रवार आ गया, 29 नवंबर का दिन शुक्रवार आ गया। मुझे बताओ पर सवाल ने क्या बोला हुआ है, सवाल ने कहा कि 29 नवंबर को उसका बर्थडे पड़ा और वो बृहस्पतिवार था। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जरा गौर समझना बेटे। अगर आपने 29 अप्रैल को सोमवार मान लिया, अगर आपने 29 अप्रैल को सोमवार मान लिया तो ना ही आप 29 नवंबर को बर्थडे मना पाओगे बृहस्पतिवार में, ना ही आप 30 को मना पाओगे बेटा। अगर ये शुक्रवार होगा तो ये पक्का शनिवार होगा, बृहस्पतिवार मिलेगा ही नहीं हमें पांचवा, है ना। इसका मतलब यहां पर यह है कि ये जो हमने माना था ये गलत माना है। इसका मतलब हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा, 30 अप्रैल को सोमवार है। अगर 30 अप्रैल को सोमवार होगा तो 29 नवंबर को पक्का क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 30 अप्रैल को सोमवार होगा तो 29 अप्रैल को पक्का बृहस्पतिवार होगा। बात मेरी समझ आई है? फिर समझो बेटा, फिर समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 29 अप्रैल को हमने सोमवार माना और सोमवार मानकर 29 नवंबर का दिन निकाला। जब 29 नवंबर का दिन निकाला तो ये शुक्रवार निकला, जबकि हमें क्या चाहिए था बेटा, बृहस्पतिवार। एक दिन ज्यादा निकल रहा है तो बच्चे हम यहाँ पे एक दिन आगे बढ़ा देंगे, 30 अप्रैल को सोमवार मान लेंगे। हम कह देंगे 30 अप्रैल को सोमवार है तो पक्का 29 नवंबर को बृहस्पतिवार होगा। मतलब पहले लड़के का जो बर्थडे है वो 30 अप्रैल को मनाया गया है, 5वें सोमवार को, और दूसरे लड़के का जो बर्थडे है वो 29 नवंबर को मनाया गया है बेटा, 5वें बृहस्पतिवार को। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, क्योंकि तीसरे वाले बच्चे का जन्म जो है वो 20 दिसंबर को हुआ है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहां से ऐसे कर लो, आपको 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है 29 नवंबर को बृहस्पतिवार है, तो 20 दिसंबर को दिन कौन सा होगा, या आप यहां से लगा लो, ऊपर से ही लगा लो, ज्यादा बढ़िया है। 30 अप्रैल को सोमवार कंफर्म है ना बेटा। आप बताओ 20 दिसंबर को पूछा गया तो पहले अप्रैल लिख लो, पहले अप्रैल लिख लो, फिर लास्ट में इसके बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त, नीचे लिखता हूं। पहले बेटा अप्रैल लिखो, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। अप्रैल के बचे हुए दिन, 30 के बाद बचे दिन तो एक भी नहीं बचे। दिसंबर की तारीख 20 तारीख लिख लो। मई में ऑड डे 3 होते हैं, जून में होते हैं 2, जुलाई में होते हैं 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में भी 2। ठीक है। और सभी को प्लस कर दो, सभी को प्लस करते ही, अच्छा आप चाहो तो 20 को भी ऑड डे बना लोगे। 20 को ऑड डे कैसे बनाओगे, 7 का भाग करोगे, रिमाइंडर लिख लो केवल 6। तो 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 6 24। 24 में अगर मैं 7 का भाग करता हूं तो रिमाइंडर आता है 3। इसका मतलब अगर 30 अप्रैल को सोमवार है तो 20 दिसंबर का दिन निकालने का मतलब है +3 कर दो, सोमवार से +3। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। 20 अप्रैल को, 20 दिसंबर को भी क्या है, बृहस्पतिवार है। 20 दिसंबर को भी बृहस्पतिवार है, 20 दिसंबर को भी बृहस्पतिवार। ये आपका आंसर आया। मेरी बात गौर से सुनो, सवाल में हमारा ही कॉन्सेप्ट लगाया है, जो क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं उसी कॉन्सेप्ट को लगाया गया है, लेकिन उसने सीधा सीधा नहीं लगवाया, थोड़ा सा चीजों को घुमाया। पहले यहां का दिन तो कंफर्म करो, जब आपको ये दिन कंफर्म होगा तब आप आगे के दिन निकाल पाओगे। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने बीच वाले को लिया, बीच वाले से पहले मैंने ये कंफर्म किया, और जब ये कंफर्म हो जाएगा तो 20 दिसंबर का भी दिन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई है। थर्सडे सवाल का आंसर है, मतलब बी पार्ट, बी आप इस सवाल का आंसर लगा सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां लिखा हुआ है एक्स जो है वो 25 से बड़ा या उसके बराबर है। तो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूं एक्स का जो मान है वो या तो 25 है या उससे बड़ा है। तो मतलब 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर सवाल ने कहा है y जो है वो कम से कम 40 से कम या उसके बराबर हो सकता है। मतलब y का जो मान है, y का मान है या तो 40 हो सकता है या 40 से कम कोई भी नंबर हो सकता है। 40 से कम कोई भी नंबर हो सकता है। फिर समझो, x का जो मान है वो 25 या उससे बड़ा हो सकता है, y का जो मान है वो 40 या उससे कम हो सकता है। ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया। ठीक है। फिर सवाल ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, बोला गया इन ऑप्शंस में से कौन सी बात सही है। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन y। क्या हमेशा x का मान y से बड़ा है? क्या हमेशा x का मान y से बड़ा है? हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब x का मान y से बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या हमेशा बड़ा है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत, हमेशा x का मान y से बड़ा नहीं है। एक और ऑप्शन देखो, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 15। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, सॉरी x माइनस वाई नहीं, y माइनस एक्स। y माइनस एक्स हमेशा 15 से बड़ा होगा। y माइनस एक्स हमेशा 15 से बड़ा होगा। जरा चेक करो, y माइनस एक्स क्या हमेशा 15 से बड़ा होगा? बड़ा चेक करो, अगर मैंने यहां देखा तो ये तो अंतर 15 मुझे मिल रहा है, यहां अंतर देखोगे तो ये 15 से बड़ा हो रहा है, ये देखो और बड़ा हो रहा है, ये देखो और बड़ा हो रहा है ना। पर सवाल ने y माइनस एक्स पूछा है, y माइनस एक्स। इसका मतलब ये जो नंबर है देखो, ये छोटा होता चला जा रहा है और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं मान लूं कि ये नंबर 100 पे पहुंच गया और ये आ गया 0 पे, ऐसे मान लेते हैं, मैंने कहा ये नंबर 0 हो गया, कम होते होते ये नंबर बढ़ते बढ़ते 100 हो गया, क्या y माइनस एक्स 15 से बड़ा होगा? 0 माइनस 100, बेटा ये तो माइनस 100 आ गया। माइनस जो 100 होगा वो 15 से बड़ा नहीं होगा, 15 से छोटा होगा। ठीक है। तो y माइनस एक्स का मान हमेशा 15 से बड़ा नहीं होगा। हमेशा नहीं होगा, हाँ होगा, कुछ कुछ केस में होगा और कुछ केस में नहीं भी होगा। तो हमेशा नहीं होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करो जरा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। y माइनस एक्स जो है वो या तो 15 है या 15 से छोटा है। y माइनस एक्स या तो 15 है या 15 से छोटा है। तो बेटा जब भी आपको समझना, इसका मतलब क्या, पहले ये समझो, y माइनस एक्स या तो 15 के बराबर है या 15 से छोटा है। मतलब y माइनस एक्स का मान मैक्स टू मैक्स 15 हो सकता है। y माइनस एक्स का मान मैक्स टू मैक्स 15 हो सकता है। और इसका मैक्स टू मैक्स मान कैसे लाते हो? जब y रख दो मैक्सिमम, x रख दो मिनिमम। y मैक्सिमम रखो, x मिनिमम रखो, तो इसका आंसर 15 या 15 से तो वैल्यू मैक्सिमम निकलती है। बेटे मैंने y का मैक्सिमम मान रखा 40, x का मिनिमम मान रखा 25 और इनका अंतर कितना आ रहा है बताओ? 15। अगर आपने y मैक्सिमम लिया है, x मिनिमम लिया है, तो ये जो मान आया होगा ये मैक्सिमम आया होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। बेटा इससे ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता, इससे कम ही रहेगा। मतलब या तो अंतर 15 रहेगा या उससे कम रहेगा। और सब ऑप्शन ने बोला भी यही है कि y माइनस एक्स का मान या तो 15 है या 15 से कम है। y माइनस एक्स का मान या तो 15 है या 15 से कम है। तो बेटा अंतर 15 है या 15 से कम होता चला जा रहा है। ठीक है। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। बात समझ आ रही है? देखो सवाल बहुत आसान है, सिर्फ चीजों को लॉजिकली लेके जा रहा है, चीजों को लॉजिकली लेके जा रहा है, बेसिक नॉलेज पर बेस्ड सवाल है और आसान से सवाल है, केवल और केवल वो चीजों को घुमा देता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। यदि बी से आगे, बी समेत, ओके, बी से आगे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोटे अक्षरों में लिख दिया जाए तो शेष अक्षरों को बड़े में लिखा जाए, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी? कौन सा, जुलाई को बोला गया, जुलाई में से कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा? बेटा चेक करना, सवाल ने कहा है हमारे पास कुछ अल्फाबेट हैं ए बी सी डी ई ऐसे और जेड तक। ठीक है। अच्छा सवाल ने कहा है बी से शुरू करो और अल्टरनेट, बी से शुरू करो एकांतर क्रम में
आप इनको छोटे अक्षरों में लिख दो, स्मॉल लेटर्स में। मतलब ए तो ऐसे ही लिखा रहेगा, बी को आप लिख दोगे बेटा स्मॉल बी, डी को लिख दोगे स्मॉल डी, इसके बाद एफ आएगा, एफ कैपिटल होगा, इसको आप लिख दोगे बेटा स्मॉल एफ। मतलब यहां पर यह है कि जो आपको इवन नंबर्स पे मिलेंगे, इवन 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, उनको आप लिख रहे हो स्मॉल में, ऑड नंबर वालों को लिख रहे हो इवन में, यही तो सॉरी कैपिटल में। यही तो कहना चाह रहा क्योंकि बेटा बी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4, ई का एफ का कोड होता है बेटा 6, ऐसे ही जेड का होता है 26, तो आपने इसको भी स्मॉल में लिखा होगा। ठीक है, तो जो अक्षर का कोड इवन नंबर है, सम संख्या है, उसे स्मॉल लेटर में लिख दिया गया है, और जिन अक्षरों का कोड विषम संख्या है उसे कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक है, अब सवाल में आज बात पूछी गई जुलाई के बारे में, तो जुलाई को क्या लिखा जाएगा, तो जुलाई के बारे में पता करने के लिए हम ये कहेंगे जे का कोड कितना होता है बेटा 10, जे का कोड होता है 10, अगर इसका कोड 10 मतलब सम है, अगर इसका कोड 10 मतलब सम है तो ये स्मॉल में लिखा जाएगा। अच्छा, यू का कोड बेटा होता है 21, अगर यू का कोड 21 है तो यू 21 मतलब ऑड, विषम है तो उसको कैपिटल में ही लिखा जाएगा। एल मतलब होता है 12, 12 का मतलब स्मॉल में लिख दो, वाई मतलब 25, 25 मतलब कैपिटल में लिख दो। और ये इस सवाल का आंसर बन गया है जे कैपिटल यू स्मॉल एल कैपिटल वाई। मतलब ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल जे कैपिटल यू स्मॉल एल, जस्ट अ मिनट, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगाओ। ऑप्शन नंबर डी में लगाओगे तो स्मॉल जे कैपिटल यू स्मॉल एल और कैपिटल वाई इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ आ गए होंगे, और ये सारे के सारे सवाल यूपीएससी पेपर 2 2019 के पूछे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिनसे आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद है आज सभी के लिए, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।